विश्व के ऐतिहासिक एवं पारंपरिक या परंपरागत वस्त्र। फिर है भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाइयों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वस्त्र हैं जो हमारे परंपरा को दर्शाते हैं, हमारी संस्कृति को बताते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि वस्त्र मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आदिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप में मानव ने वस्त्रों का प्रयोग किया। समय के साथ साथ मनुष्य के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होने के कारण वस्त्रों का रूप, आकार या रूप में परिवर्तन देखने को मिला, जो आज भी जीवन पर्यंत या आज भी यह प्रक्रिया जारी है। जैसे कि पहले मनुष्य या आरंभ में आदि मानव जो थे वो पेड़ों की छाल या पेड़ों की पत्तियों को वस्त्र के रूप में प्रयोग में लाते थे, प्रयोग करते थे। उसके पश्चात जब उन्होंने शिकार करना सीखा तो वो क्या किए, जानवरों की खालों से अपना वस्त्र का प्रयोग करने लगे। जानवरों की खालों का वस्त्र के रूप में प्रयोग होने लगा। उसी समय तक वस्त्रों का केवल एकमात्र उद्देश्य यह था कि शारीरिक रक्षा करना। उद्देश्य क्या था? शरीर की रक्षा करना। फिर समय में परिवर्तन होने के कारण समय के साथ साथ मानव ने ऊन की, कपास की, रेशम की खोज की और उनसे वस्त्र बनाए जाने लगे। क्या हुआ? समय के साथ साथ परिवर्तन होने के कारण मनुष्य ने किसकी खोज की? ऊन की खोज की, क्योंकि मृत जानवरों की जो खाल थी उनको वो धारण करते थे और उससे उनको गर्मी मिलती थी, शारीरिक सुरक्षा मिलती थी, ये एक आवरण के रूप में धारण करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ताप के प्रभाव से जो वो खाल होती थी, स्किन होती थी जानवरों की, वो जानवर भेड़ है, बकरी है, अल्पाका है और अंगोरा खरगोश है, अंगोरा बकरी है या कश्मीरी बकरी है, कश्मीरी खरगोश है, ऊंट है, इनसे जो था वे जो धारण करते थे वो कुछ दिनों से ताप व पसीने के प्रभाव से वो क्या होते थे? खराब हो जाते थे। उनमें फफूंदी का प्रभाव, उनमें कीड़े आ जाते थे जिससे वो खराब हो जाते थे, बहुत सारी उनकी विशेषताएं होने के कारण। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो उस स्किन को हटाकर उन्होंने ऊन की खोज की और उनसे ट्विस्टिंग की प्रक्रिया, खींचने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने गूंथने की प्रक्रिया को अपनाया और अपनाने के बाद ऊन की खोज हुई। फिर है बच्चों कपास, जैसा कि एक प्राकृतिक रेशा होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है और कपास उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है या भारत को जन्मदाता कहा जाता है। और आपका कपास उत्पादक जो देश है भारत है, अमेरिका है दूसरे स्थान पर। फिर रेशम की बात करें तो रेशम की खोज या रेशम जैसे रेशे का जन्मदाता जो अपनी अद्वितीय चमक के लिए बहुत फेमस है, तो उसका जन्मदाता चीन को कहा जाता है। तो धीरे धीरे मानव विकास सभ्यता के विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया और उसके साथ साथ वस्त्रों के उद्देश्य और उपयोग में भी वृद्धि होती गई या विस्तार हुआ। अगर वस्त्र हमारे शरीर के अलावा, हमारे शरीर की रक्षा के अलावा सौंदर्य, प्रतिष्ठा, सामाजिक वर्ग, आवरण, विभेद, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हेतु प्रयोग करने लगे और यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। ठीक है, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, जिनमें भारत की हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता आदि के आधार पर इन सभ्यताओं के अपने विशेष महत्व रहे, जिसमें से कुछ का प्रमुख अध्ययन किया जाता है कि कहां पर किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं।
तो अभी तो हम आपको जैसे कि कल्चरल जो हिस्टोरिकल कल्चरल कल्चरल क्लॉथ होते हैं, वर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल क्लॉथ्स, इसमें क्या हुआ, कल्चर के आधार पर जो कल्चर क्लॉथ्स थे, इसमें सबसे पहले मिस्र की, प्राचीन मिस्र की सभ्यता या प्राचीन मिस्र के वस्त्र आते हैं। मिस्र में ईसा से पूर्व 5500 वर्ष पूर्व लिनन नामक रेशे से वस्त्रों का निर्माण हुआ। लिनन क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक रेशा है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। इसका निर्माण मिस्र काल की सभ्यता से पाया जाता है, 5500 ईसा पूर्व। इसमें मिस्र के फाराओं मतलब राजाओं तूतनखामेन ने मकबरे से वस्त्रों के या तूतनखामेन के मकबरे से अनेक प्रकार के वस्त्रों के टुकड़े मिले और मिस्र देश की जो सभ्यता थी वहां पर दो प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। कौन कौन से? कला सीरीज और संटी। कला सीरीज और संटी। अब जैसे कि कला सीरीज क्या होती थी, यह मिस्र की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला, महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक गाउन होता था, जो कंधों के ऊपर से पहना जाता था, ऊपर से डाला जाता था और पैरों तक ढकता था। ठीक है, पैरों को ढकता था और जिसमें फ्रंट एरिया में पट्टियां होती थी और कमर से बेल्ट को बांधा जाता था। बिना आस्तीन की ये ड्रेस होती थी, स्लीवलेस होती थी और यह जो ड्रेस होती है ये टाइट और फिटिंग की भी दोनों हो सकती है, ढीली भी हो सकती है, फिटिंग भी हो सकती है और टाइट भी हो सकती है। फिर है बच्चों संटी। संटी क्या है? मिस्र देश के पुरुषों वो पहनने वाले या पुरुषों का परिधान था, जिसमें शरीर के चारों ओर कपड़े को लपेटा जाता था। ठीक है, और इसमें क्या है कि यह भी लिनन के रेशे का बना होता था। एक कपड़ा होता था जो शरीर के चारों ओर लपेटा जाता था और लिनन के रेशे से बना होता था और कमर में कपड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था। तो एक हो गई आपकी मिस्र देश की परिधान। फिर है बच्चों रोमन परिधान, जैसा कि स्पष्ट है रोमन परिधान, टोगा, ट्यूनिक, स्टोला व पाला। टोगा क्या होता है? टोगा ऊन से बना हुआ वस्त्र था जिसे शरीर पर शॉल की तरह लपेट लिया जाता था और इसे टोगा को बड़ा कंबल या बड़ा शॉल भी कहा जा सकता है। ट्यूनिक क्या होती है बच्चों? यह सामान्य जो रोमन थे उनका मानक परिधान था। सामान्य रोमनों का एक मानक परिधान था। यह एक अंग रखे के जैसा था जो पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। फिर है बच्चों ये था ट्यूनिक। टोगा आप लोग जानते हैं शॉल जैसा होता था। स्टोला व पाला, स्टोला व पाला महिलाओं के वस्त्र थे। ये रेशम और ऊन के सूत के बने होते थे जिसे आजकल पोचो कहते हैं। स्टोला एक गाउन जैसा होता था जो चलते समय भूमि पर स्पर्श करता था। कैसा? भूमि पर स्पर्श करता था। और पाला रुपट्टे के समान हुआ करता था जिसे कंधे के ऊपर से शरीर के चारों ओर लपेटा जाता था। गाउन के ऊपर एक जो स्टोला होता है वो पोचो की तरह डाल लिया जाता है, पूरी ड्रेस हमारी हो जाती है। फिर है बच्चों चीनी परिधान। चीनी परिधान
चीन में मुख्यतः रेशम से ही निर्मित वस्त्रों को धारण या रेशम से निर्मित ही परिधान पहने जाते हैं। तो सबसे पहला है पाइन फू। यह 2 हिस्सों वाला परिधान चीनी परिधान था, जिसे औपचारिक परिधान के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका ऊपरी भाग बाजू मुक्त मतलब स्लीवलेस और नीचे स्कर्ट की तरह होता था। और जैसा कि किमोनो, फिर है महिलाओं का परिधान है चांग पाओ। यह 2 हिस्से वाला परिधान जो शरीर को कंधे से लेकर पैर तक ढकने वाला परिधान माना जाता है और यह कोट के जैसा होता है। कैसा होता है? कोट के जैसा होता है। फिर है बच्चों किमोनो, जापानी परिधान है। ठीक है, किमोनो क्या है? जापानी परिधान है। हामफू, हामफू कौन सा परिधान है? या चीनी परिधान महिलाओं के लिए है, मतलब पाइनफू, चांगपायो और हामफू जो है ये चीनी परिधान है, जिसे हान जुहांग नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हान जुहान के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन में प्रसिद्ध हान वंश के समय परिधान था। यह रेशम से बना होता था और जो पूरे शरीर को ढकता था, जो जापानी परिधान और किमोनो से भी निर्मित होता था। ठीक है बच्चों, किससे निर्मित होता था? जापानी परिधान। फिर जापानी परिधान में किमोनो, ये जापानी परिधानों में चीनी झलक दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी किमोनो का फिगर दिखाया आपको। किमोनो ये सामान्य जापानी वस्त्र थे जो घरों में पहने जाते थे। कहाँ पहने जाते थे बच्चों? घरों में पहने जाते थे। घरों में पहने जाते थे। घरों में पहने जाते थे और एक ही वस्त्र के बने होते थे तथा पूरे शरीर में फैले रहते थे। इसमें सुंदर किनारे बने होते थे। फिर है जूनी हिटोई, ये भी जापानी परिधान है। क्या है? जूनी हिटोई। यह सबसे दिलचस्प जापानी परिधान होता था। यह शाही दरबार में पहना जाता था और विभिन्न रंगों की 12 परतों से बना होता था। इसकी जो विभिन्न 12 लेयर होती थी और यह गले से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढकता था, जिसे जूनी हिटोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनी हिटोई, जो शाही दरबार में पहना जाता था और 12 लेयर होती थी और शरीर का पूरा आवरण मतलब गले से लेकर पैर तक के अंग को ढकता था। फिर है बच्चों यूनानी परिधान कैल्मे और पेप्लिस। कैल्मे और पेप्लिस, कैल्मे और पेप्लिस जो होती यह एक प्रकार का कंबल था। कैसा था? कंबल नुमा था, जिसे पूरे शरीर में मतलब यूनान में भी पूरे शरीर में लपेटा जाता था और प्राचीन यूनानी सैनिक इसे पहनते थे और इसे दाएं बाजू के ऊपर से बांधा जाता था। पेप्लोस क्या होता है बच्चों? यह एक चौड़ी ट्यूब के आकार में वस्त्र था जिसे यूनानी महिलाएं पहनती थी। इसे पूरे शरीर में पहना जाता था और ऊपरी हिस्से और कमर के पास रिबन से बांधा जाता था। ठीक है, ऊपरी हिस्से को और नीचे के हिस्से को रिबन से बांध दिया जाता था और पेप्लोस नामक परिधान कहलाता था। फिर है बच्चों ये थे आपके विश्व के ऐतिहासिक पारंपरिक वस्त्र, जिसमें प्राचीन मिस्र देश के वस्त्र, रोमन परिधान, चीनी परिधान और जापानी परिधान। जैसे चीनी परिधान है पाइनफू,
चांगपाओ, हाम्फू, जापानी किमोनो, जूनी हिटोई, यूनानी में कैल्मे और पेप्लोज, टोंगा ट्यूनिक, स्टोला पाला, कला सीरीज, संटी, ये मिस्र देश और रोमन के परिधान थे। भारत के प्राचीन परिधान। भारत में वस्त्र का या वस्त्र कला का इतिहास काफी पुराना है। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की सभ्यता में ही अति उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे तथा विदेशों को भी निर्यात किए जाते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास के वस्त्रों का उत्पादन या निर्माण भारतीयों ने ही किया था, क्योंकि कपास का जन्मदाता भारत को ही कहा जाता है। यूनान में कपास को सिंधु घाटी में पैदा करने के कारण सिंडन नाम से भी जाना जाता था। न केवल कपास बल्कि ऊन, रेशम, सन आदि के वस्त्र भी विश्व में भारत की विशेष पहचान थे। प्राचीन भारत की समृद्धि में यहाँ उत्कृष्ट वस्त्र निर्माण कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब वस्त्र कला निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान हमें कहां-कहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले ढाका का मलमल, प्रमुख ऐतिहासिक भारतीय वस्त्र। ढाका का मलमल बांग्लादेश या कपास के द्वारा बना हुआ सबसे अत्यधिक बारीक रेशा होता है। इससे बनने वाली जो साड़ियां होती हैं, एक अंगूठी के बीच से पूरी साड़ी को निकाला जा सकता है। प्राचीन काल में ढाका का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। इसे आवे रवा, वक्त हवा या शबनम आदि नाम से भी जाना जाता था। इससे बनी साड़ियों के नाम तिरछा, पन्ना, हजारे और तोड़दार भी थी। चंदेरी साड़ियां बच्चों ये भी विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियां अपनी महीन बनावट के लिए प्रसिद्ध थी। ये सूत तथा रेशम की बनाई जाती थी। चंदेरी साड़ी का नाम चंदेरी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। बालूचर साड़ियां, इसका निर्माण हथकरघों के द्वारा किया जाता था और इसकी जो अत्यंत सुंदरता कारीगरी की जाती थी वह मुगल काल से प्रसिद्ध थी। फिर पीतांबरी, ये पैठनी नाम से भी जानी जाती है। हैदराबाद के समीप पैठन नामक स्थान पर यह बनाए जाने के कारण यह प्रसिद्ध है। और इस वस्त्र या इस साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक चित्र दर्शाए जाते हैं और इसके आंचल और बॉर्डर अलग से बनाकर साड़ी में जोड़े जाते हैं। पीतांबरी की सबसे बड़ी यही विशेषता होती है। फिर है बच्चों ब्रोकेट। यह एक प्रसिद्ध तथा कीमती वस्त्र था जो बनारस, सूरत, अहमदाबाद में बनाया जाता था। इस वस्त्र में सोने तथा चांदी के बारीक तारों का उपयोग किया जाता था, जिसे मुगल काल में या प्राचीन काल में किमखाब, आवे रवा, हिमरस तथा अमर रस इनके प्रसिद्ध नाम थे। फिर है बच्चों पालमपुरी। पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। इस कारण इन वस्त्रों को पालमपुरी या धार्मिक वस्त्र के नाम पर भी जाना जाता है। पटोला शैली या पटोला साड़ी जो होती है, पटोला शैली में साड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध थी। इन पर विचित्र चित्रों की छपाई की जाती थी और वर्तमान में संबलपुरी साड़ियों के नाम से भी ये शैली प्रचलित है, सुविख्यात है। फिर है बच्चों बांधनी। बांधनी क्या होती है? बांधनी, टाई एंड डाई जिसे कहते हैं, यह बांध कर रखी जाने वाली चुनरी होती है, जिसके कारण इसकी डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखती है। यह वस्त्र गुजरात के काठियावाड़, राजस्थान तथा सिंध, पाकिस्तान प्रांत में बहुत ही प्रचलित थी।
बुनाई के दौरान देखा जाए तो यह बुनाई के बाद सबसे सस्ती, सादी बुनाई के बाद सबसे सस्ती वो थी रंगाई और छपाई से कहा जाता है। फिर है बच्चों भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ, भारत की ये रही छपाइयाँ। फिर है भारत की परंपरागत कढ़ाई, शीशेदार फुलकारी, शीशेदार फुलकारी विशेष रूप से सिंध प्रांत की में पाई जाती थी, और जिसमें पंजाबी फुलकारी, जिसे पंजाबी फुलकारी भी कहा जाता था। पंजाबी फुलकारी जो है आपकी पंजाबी फुलकारी, इसमें क्या होता है कि फुलकारी का विशेष रूप क्या होता है कि करनाल और हिसाब में और जैसे शेडेड होते हैं, ठीक है, और शीशे लगाए जाते हैं, ब्राउन लेस लगाई जाती हैं। फिर कच्छ की फुलकारी, कच्छ की फुलकारी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें उत्कृष्ट नमूने तोते, हाथी, मोर, कबूतर आदि के नमूने लगाए जाते हैं, और इसमें भी बच्चों रेशम वर्क, रेशमी वर्क किया जाता है। फिर है बच्चों मणिपुरी कढ़ाई। मणिपुरी में क्या होता है बच्चों कि इसमें कुछ टांकों का प्रयोग करके सैटिन एवं कच्चा टांका मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। कच्चे टांकों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ये कच्चे टांके रहे। और इसमें क्या किया जाता है, फिर है कि गोलाकार बनाए जाते हैं, जिसमें अकोबी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक गोला दूसरे गोले से जुड़ा रहता है। लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी, ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। नहीं मिल रहा है। लखनऊ की चिकनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कढ़ाई के लिए सदा प्रचलित रहा है। यह चिकनकारी जो है मुर्री है, गट्ठी है, और इसमें चिकनकारी जो की जाती है बहुत हल्के रंगों पर किया जाता है, और श्वेत और मलमल के कपड़ों में या ढाका का मलमल यूज किया जाता है। आज के समय में जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जॉर्जेट पर, शिफॉन पर और मलमल पर ही इन साड़ियों इनका यूज किया जाता है। मुगल काल में जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने चिकनकारी कढ़ाई कला का काफी प्रचार और प्रसार किया। इस काल में इस कला का पर भी काफी विश्वास किया जा रहा है, और गेहूं की फली, फूल, प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक स्रोत, घरेलू उपकरण आदि इन पर दर्शाए जाते हैं। और इनकी जो कपड़े मतलब जो पैटर्न यूज किया जाता है उसमें साटिन है, स्टेम है, मुर्री है, हेरिंग बोन टांके हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए। फिर है जैसे इससे परिधान कौन कौन से बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये परिधान भी बनाए जा सकते हैं आपके चिकनकारी से। चिकनकारी में जैसे कॉलर, मेचपोस, कुर्ते और पुरुष के कुर्ते, साड़ियाँ, सूट, बहुत सारे परिधान बनाए जाते हैं। फिर है बंगाल का काथा वर्ग। बंगाल का काथा वर्ग जो है, बंगाल का काथा वर्ग, इसमें काथा का अर्थ होता है पेबंद, लगा हुआ वस्त्र, तथा बंगाल की स्त्रियों द्वारा यह निर्मित किया जाता था। बंगाल की इसमें फटे पुराने वस्त्रों को साड़ी या धोती या चादर पर लगाकर वस्त्रों को तैयार किया जाता था, और इसमें काथा बनाने के लिए फटे पुराने कपड़ों को टंकार या टांके के द्वारा चारों ओर, या पैच वर्क जो नाम से आज फेमस है, इसमें जैसे काथा पटनी, हुबली, फरीदार, फुल्ला पूर्वी पश्चिमी भाग में आज भी बनाए जा रहे हैं। और काथा कढ़ाई के में टांकों के लिए साटिन, कच्चा टांका तथा लूप टांके का भी प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक की कसूती, कर्नाटक की कसूती में क्या होता है बच्चों, ये कसीदाकारी है, ठीक है, और ये आपका फुलकारी है। इसमें क्या किया जाता है कर्नाटक की कसूती में, इसमें लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मतलब 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, और कन्नड़ भाषा में इसीलिए सूती धागों का प्रयोग करना या कसूती कला कहलाती है। कसूती कला का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि मतलब सातवाहन चालुक्य, मतलब जैसे कसूती का ये उदाहरण भी हो सकता है कि इसमें छोटे छोटे टांकों को विविध रंगों के आधार पर प्रयोग किया जाता है। यह सबसे पुरानी वो रही है। फिर मुगल काल में जरदोजी कढ़ाई का भी विशेष स्थान रहा है।
काठियावाड़ की कढ़ाई, इसमें पंजाब की फुलकारी और सिंध की कढ़ाई की भी मिलती जुलती है, और इसमें मिरर वर्क या कांच वर्क भी इसे कहा जाता है। कश्मीर की कसीदा, ये कश्मीर की कसीदा, इनमें दो दो फंदों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर ये हमारे लिए बहुत, और पश्मीना शॉल है, दो साला है, नामावर है, कसावा है, दो रुखा है, और बहुत सारे सूट हैं जिनके आधार पर इन कढ़ाइयों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे भारत देश को या हमारे परंपरागत वस्त्र कहलाते हैं और परंपरागत कढ़ाइयाँ कहलाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।